नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बताऊंगा। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटेट 2023 का फॉर्म भरे हुए हैं, है ना। और बात करेंगे, अभी आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा लो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप सभी को पता है ना, सीटेट और यूपी टेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। बात करेंगे अभी प्रीवियस ईयर्स का। आप पेपर जब उठाओगे तो उसमें कई ढेर सारी योजनाओं के बारे में भी पूछ लिया गया है, जो कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स थे वहां पे गए थे, तो उनको न्यू लगा हुआ था। ठीक है, जो पढ़ के गए थे उनको तो समझ में आ गया। काफी ऐसे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हैं जो इनको न्यू प्रोग्राम लगा। बाकी और भी ढेर सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा सीटेट ने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज करके अलग अलग तरीके से पूछने लगा, है ना। तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। इस वीडियो में बात करेंगे, चलिए बात करेंगे आज हमारा निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में, है ना। ये प्रोग्राम बेसिकली कैसे और कब हुआ, ये किस लिए चलाया गया, ये भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति। ठीक है, ये सबसे पहले जान लेते हैं यार, एनईपी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो शुरुआत हुई है ये 20 अक्टूबर 2020 को हुई है। और शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। शुरुआत किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। उसके बाद बात ये करेंगे कि एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यक्रम के द्वारा ही ये शुरुआत की गई है। उसके बाद ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई में तो हुई है, बट किसके द्वारा हुई है? भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया है। इन्हीं ने शुरुआत की है इसकी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत। आप सभी को डेट याद रखनी है, 5 जुलाई 2021 में शुरुआत की गई है। सबसे मेन टॉपिक ये पॉइंट ये है हमारा कि निपुण का फुल फॉर्म आप सभी को सीटेट के पेपर में देखने को मिलता है, जो कि बात करेंगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक अंडरस्टैंडिंग वे में समझ के और संख्याओं का एक ज्ञान होना, वो उसकी बात करता है। ठीक है, उसके बाद ये बात करेंगे कि जो निपुण है ये भारत सरकार की मुख्य विशेषता, इसमें कितनी बातें की गई है? 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है? बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को, जितने उनके नीड हैं वो उनको फुलफिल करना, यही बात इसमें किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि निपुण हम पढ़ ही रहे हैं तो इसका उद्देश्य, इसका योजना क्या है ना। योजना की बात करते हैं तो ये क्या है? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक होता है, मतलब अंक गणित की बात करते हैं। ठीक है, ये छात्रों तक पहुंचाना एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग निपुण भारत कार्यक्रम के द्वारा जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता है उसके 5 चरण होते हैं। ये क्वेश्चन में आप एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं ये भी चलिए जानते हैं। ठीक है, पहला हमारा राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य पे हो गया, फिर जिला हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, फिर स्कूल स्तर पे। ठीक है, ये पांचों आप हो सके तो आप नोट भी कर लो या फिर इसको आप प्ले करके देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ये दूसरे इस पे। निपुण भारत योजना की निगरानी। बेसिकली ये जो योजना है किसके अंतर्गत, या एक होता नहीं है कि किस अधिकारी के अंतर्गत होता है, किस एजेंसी के अंतर्गत होता है, तो ये नोडल एजेंसी द्वारा की जाती है। ठीक है, निपुण भारत योजना को 17 भागों में बांटा गया है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से, सीटेट में पूछ सकता है, यूपी टेट में पूछ सकता है, कई अन्य परीक्षाओं में टीचिंग से रिलेटेड पूछ सकता है कि निपुण भारत योजना को 17 भागों में बांटा गया है। और लक्ष्य क्या रखा गया है? जो ग्रेड 3 के स्तर के बच्चे हैं उनकी जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, उनको साक्षरता एवं संख्या गणना का लक्ष्य रखना। मतलब ग्रेड 3 है उसके अंत तक ही, मतलब जैसे ही समाप्त हो उसके पहले पहले उनको एक साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य प्राप्त करना, ये होता है इसका लक्ष्य बताया गया है। निपुण भारत योजना का लाभ भी जान लीजिए आप लोग। शिक्षा की जो हमारी गुणवत्ता है उसमें सुधार ले आना, है ना। ये हो गया योजना का लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? तीसरे स्तर पे जो बच्चे हैं, है ना, उनकी बात की गई है। एक साक्षरता और संख्या गणना की बात की गई है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो तकनीकियां हैं उसका उपयोग कर बच्चों का आकलन करना, है ना। कई ऐसे जैसे देखो, कई ऐसे चीजें हैं जो उसको यूज कर बच्चों को एक असेसमेंट के रूप में देना। ठीक है, ये निपुण भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है।
ठीक है। उनको नई नई तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी से यूज करना, मतलब चीजों को सिखाना, है ना, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है ये। चलिए बात करते हैं निपुण भारत योजना लागू करने में महत्वपूर्ण योजना कह लीजिए या फिर ये एक प्रकार का योगदान कह लीजिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना योगदान शिक्षकों का होता है ना। जैसा कि आप सभी को पता है शिक्षक क्या होते हैं। शिक्षक ही एक बच्चों को नई दिशा देते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं शिक्षक, ठीक है। तो यही बात थी। उसके बाद बात करेंगे निपुण भारत में जो ये योजना है इसका लक्ष्य 2026 से 27 तक रखा गया है। यह कार्यक्रम शिक्षा किस क्षेत्र में रखा गया है भाई? शिक्षा के लिए रखा गया है। आप सभी को पता है शिक्षा की बात हो रही तो शिक्षा के लिए रखा गया है, ठीक है। बेसिकली बात करेंगे इस योजना का, जो ये हमारे टॉपिक्स थे, मतलब जो भी छोटे छोटे निपुण भारत में जितने भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। उसके बाद बात ये भी करेंगे कि इस योजना की जो सफलता है वो शिक्षकों पर निर्भर करती है, ठीक है। वहीं दूसरी बात ये करेंगे कि शिक्षकों को परीक्षण के लिए एक विशेष प्रावधान भी इसमें दिया गया है। तीसरी बात ये रही हमारी कि जो बच्चों का समग्र विकास होता है उस पर भी ये जोर देता है, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। और चौथी पॉइंट हमारी ये रही कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बच्चों को तैयार कराना। पांचवें पॉइंट क्रिएटिविटी वे से, है ना, सृजनात्मकता तरीके से, और उनका पालन पोषण का भी ख्याल रखना। इस योजना का यही मेन लक्ष्य है, ठीक है। तो आई होप ये हेल्पफुल लगी होगी आप सभी को ये वीडियो। तो अगर कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो। और हाँ, कुछ चीज़ें और, जैसे आप सीटेट का पेपर देने जाते हो, ठीक है, इस बार तो ऑफलाइन हो गया, नहीं ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। ऑफलाइन में भी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम होती है ना। जब आप क्या करना ना, जब OMR मिलेगा तो आप गोला वगैरह एकदम अच्छे से भरना, वहाँ पैनिक नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, रोल नंबर कुछ है और गोला किसी और में फिल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। वाइटनर वगैरह क्या कैसे, तो वो रीचेक, मान लो चेक वगैरह ना हो तब कैसे होगा। तो वहाँ पे आपको कंसंट्रेट होके आपको चीज़ों को अच्छे से भरना है। उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं उसको पूरा अटेम्प्ट करना है। सीटेट में भी माइनस मार्किंग तो है नहीं, निगेटिव मार्किंग, तो आप पूरा अटेम्प्ट करके आओ, अपना बेस्ट करके आओ, है ना। तब तक के लिए ठीक है, चलता हूँ मैं। टेक केयर ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।